तो दोस्तों जो आपका नवा नंबर चैप्टर है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की फिजिक्स में, तो सरल लोलक, तरंगत एवं ध्वनि, सिंपल पेंडुलम, वेव मोशन एंड साउंड, तो इसके दोस्तों 3 पार्ट हो चुके हैं, मैंने करा दिए। यदि आप लोगों ने अभी तक उन तीनों पार्ट को नहीं देखा तो उनको जाके पहले देखें। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं जो चौथा पार्ट होगा। चौथे पार्ट में देखिए कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से हम लोगों ने पिछला वीडियो ख़त्म किया हुआ था वहीं से हम लोग ये वीडियो शुरू करेंगे। तो यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने 31 क्वेश्चन कराए हुए थे, अब 32 से ये वाला शुरू करा रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि आगे के वीडियो के लिए हमको मोटिवेशन मिले। आप देख पा रहे होंगे इस समय वीडियो भी कम आ रहे हैं, तो आप लोग जितना लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है यदि विस्थापन धीरे धीरे घटता जाएगा तो आवर्तकाल के मान में क्या परिवर्तन होगा। देखिए कैसे, t बराबर होता है 2 पाई रूट के अंदर L/G। तो ये आपको फार्मूला पता है। L क्या होता है यहाँ पर, विस्थापन, मतलब कि दोस्तों जो t होता है यहाँ पर आपके √L के समानुपाती होता है या फिर अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका दोस्तों डायरेक्ट मतलब यहाँ पर ये निकल के आया कि यदि L का मान बढ़ेगा तो t का भी मान बढ़ेगा, यदि L का मान कम होगा तो t का भी मान कम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, विस्थापन का मान धीरे धीरे घट रहा है तो आवर्तकाल का मान भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 32 का डी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर 33 नंबर में लिखा हुआ है, पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है। जब वो पृथ्वी पर होगा तो उसका आवर्तकाल दोस्तों कितना है, t बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 2 सेकेंड। फिर दोस्तों ये इस सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका आवर्तकाल का मान क्या होगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का जो मान होता है वह पृथ्वी की 1/6 होता है। तो ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। तो देखिए, तो मान लेते हैं दोस्तों जो आवर्तकाल का फार्मूला होता है t बराबर होता है 2 पाई L/G। अब बोलेंगे यार आपने यही फार्मूला क्यों लगाया, तो यहाँ पर g है और यहाँ पर g के बारे में भी बोला जा रहा है गुरुत्वीय त्वरण, तो इसीलिए t और g के संबंध वाला फार्मूला लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर बोला है पृथ्वी पर जो t का मान है 2 सेकेंड है, तो t बराबर यहाँ 2 सेकेंड तो 2 पाई L/G। तो यहाँ पर 2 पाई रूट के अंदर L/G का मान कितना है, 2। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दूसरे में क्या करेंगे, मतलब कि ये फर्स्ट कंडीशन में ये बना। अब देखिए सेकंड कंडीशन लगाते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन में बोला जा रहा है कि g का मान है वह कितना हो जाएगा, पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 हो जाएगा। तो यदि वहाँ पर g का मान g है तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, g/6। और t का भी मान चेंज होगा, जब g का मान चेंज होगा t का मान भी चेंज होगा। और l के बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो मान लेते हैं यहाँ पर t डैश हो जाएगा 2 पाई L/G का मान कितना हो जा रहा है, g का 6 मतलब कि 1/6 गुना, तो g/6 हो जाएगा। अब देखिए t डैश इज इक्वल टू 2 पाई। अब आपको पता है ये है आपकी चौथी संख्या, क्योंकि जो ये भिन्न है, भिन्न के ऊपर 2 होने चाहिए, नीचे 2 हैं, जब ऊपर 2 नहीं है तो यहाँ पर 1 मानेंगे, ये जाएगी पहली में मल्टीपल में, तो 6L/G हो जाएगा। अब देखिए t डैश बराबर 2 पाई। अब देखिए √6 को बाहर लिख लेंगे तो √6 इसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, L/G। और ये देखिए 2 पाई रूट के अंदर L/G, 2 पाई इंटू में रूट के अंदर L/G का मान दोस्तों यहाँ पर कितना आया था, 2 आया था। 2 पाई रूट के अंदर L/G का मान कितना आया था, 2। तो यहाँ पर इसकी और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2। तो क्या हो जाएगा, t डैश बराबर √6 इंटू 2। तो ये दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से आपको √6 का मान निकालना है, तो √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 इज इक्वल टू √3 इंटू √2। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो √6 आ जाएगा। तो √3 की वैल्यू आपको पता है 1.73 इतनी होती है। उसके बाद √2 की जो होती है 1414 होती है, 1.414। जब इसका आप दोस्तों मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका वही लगभग आएगा, ये कुछ आएगा आपका 2 चलिए आपको करा के दिखा देते हैं हम। यहाँ पर ये मेरे पास कैलकुलेटर है, चलिए इस पर कराते हैं। तो है 1.732 इंटू 1.414, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा 2.4। तो करीबन ये 2.4 आया। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और कर लेते हैं, √3 इंटू √2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितनी आएगी यहाँ, तो यही दोस्तों लगभग इतनी आ रही है। तो देखिए अब यहाँ पर दोस्तों 9 लगा हुआ है, तो ये इधर हटाएंगे 5 हो जाएगा, इधर हटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ लगभग 5 बचेगा।
तो चलिए कोई बात नहीं। तो टी डैश बराबर यहाँ कितना आएगा 2.45 आएगा। यहाँ पर 4 और 9 आया था, यहाँ पर हमने 5 कर लिया 2.45। इसका मल्टीप्लाई 2 में कराते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर आपका टी डैश, तो ये 0 1 2 चौको 8 9 2 दूनी 4, तो 4.90 सेकेंड यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको कैलकुलेटर से करके भी बता दिया था। टी बराबर 4.9 सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट होगा। 33 का जो बी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु प्रति सेकंड 55 कंपन कर रही है तथा ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, तो तरंग दैर्ध्य होगी। तो यहाँ पर आपको तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे कि 34 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक वस्तु प्रति सेकंड 55 कंपन कर रही है, मतलब कि हर एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं 55। तो n बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 55 कंपन प्रति सेकंड, क्योंकि जो आपका n का मात्रक होता है कंपन प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर एक सेकंड में 55 कंपन हो रहे हैं, तो n बराबर 55 कंपन प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्वनि का वेग दिया हुआ है v बराबर 330 मीटर पर सेकंड। देखिए कहीं कहीं पर आपको ध्वनि का वेग 330 दिया होगा, कहीं कहीं पर 332 दिया होगा। तो 330 और 332 जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन इसके ऊपर जो होता है वो आपको अभी बाद में बताया जाएगा, अगले क्वेश्चन जो शायद इसी पर आधारित होंगे। तो देखिए एन और वी का मान पता हो गया। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य मतलब कि लैम्डा का मान ज्ञात करना है, जो तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। फार्मूला आपको पता है वी बराबर होता है एन लैम्डा। तो देखिए लैम्डा का मान निकालेंगे वी बटे एन हो जाएगा। तो वी का मान दोस्तों 330 है, फिर यहाँ पर 55, तो भाग देंगे दोस्तों 55 छक्के होता है आपका 330, तो 6 आ जाएगा 6 मीटर। तो ये आपका 6 मीटर आपका हो जाएगा, लैम्डा का मान जो हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य आपकी 6 मीटर हो जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर, 34 का डी यहाँ पर राइट है। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर एक स्वरित की आवृत्ति 250 कंपन प्रति सेकंड है, एन बराबर 250 कंपन प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो एक सेकंड में 250 कंपन हो रहे हैं। उसके बाद स्वरित से उत्पन्न तरंग का आवर्तकाल टी का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना है। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है एन बराबर 1/t, तो 1 यहाँ ये हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हमको टी का मान ज्ञात करना, टी को इधर भेज देंगे एन को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा टी बराबर 1/n। तो 1/n का मान दोस्तों 250 है। अब एक का भाग 250 का भाग एक में देंगे कितना आएगा, देखिए करके आपको बता भी देते हैं प्रैक्टिकली। दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ 3 0 हो गए, 25 चौको 250 चौको होता है 1000, तो यहाँ 0.004, तो 0.004 सेकेंड। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका टी का मान होगा 0.004 सेकेंड। तो देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा। 35 का दोस्तों बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 125 हर्ट्ज की आवृत्ति की जो ध्वनि तरंग की लंबाई है 2 मीटर है। उसके बाद 100 हर्ट्ज की जो ध्वनि तरंग की लंबाई है, लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 2 ध्वनि तरंगें दी हुई हैं। तो दो ध्वनि तरंगें जब दी होती हैं तो एक को 1 मान लेते हैं, एक को 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर n1 दिया हुआ है 125 हर्ट्ज। उसके बाद जो यहाँ पर लंबाई है ध्वनि तरंग की लंबाई मतलब कि λ1 यहाँ पर 2 मीटर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 100 हर्ट्ज, n2 का मान दिया हुआ है 100 हर्ट्ज। तो λ2 का मान ज्ञात करना है। फार्मूला दोस्तों आपको पता होता है v बराबर n लैम्डा। तो यहाँ से v अपॉन लैम्डा का मान ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा v अपॉन लैम्डा। तो v अपॉन लैम्डा दोस्तों ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको दोस्तों हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो v1 अपॉन λ1 होगा वह, देखिए यहाँ पर जो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि n और लैम्डा की बात हो रही है, तो v हम लोग नहीं लेंगे। तो चलिए दोस्तों v बराबर n लैम्डा है, तो हम लोग n लैम्डा को लेंगे। और यहाँ पर हम लोग v का मान लेना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर v की मान बोला ही नहीं गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग देखिए अब ये है तो इसको क्या लिख सकते हैं n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2। जब दोस्तों ध्वनि की चाल होगी जब समान होगी तो n1 λ1 n2 λ2 के बराबर हो जाएगा। तो n1 का मान 125 है, λ1 का मान 2 है, n2 का मान 100 है, λ2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो λ2 बराबर आ जाएगा 125 × 2 अपॉन में 100। तो इसको काटते हैं
तो 25 पंचे 125 होगा। फिर उसके बाद 25 चौको 100, 5 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 25, 5 दूनी 10, 4 तो आएगा 2.5। और ये लैम्डा की वैल्यू, तो इसका मात्रा क्या होता है मीटर, तो 2.5 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा राइट है यहाँ पर। 36 का जो डी नंबर विकल्प है 2.5 ये आपका राइट हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन तक। अब बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, पानी में उत्पादित ध्वनि तरंग की जो ध्वनि तरंग है उसकी जो लंबाई दी हुई है 480 सेंटीमीटर है। यदि ध्वनि तरंग का वेग पानी में 1440 मीटर पर सेकेंड है तो एक व्यक्ति द्वारा वायु में सुनी गई ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ये दी हुई है पानी की, निकालना है आपको वायु की। तो देखिए, तो यहाँ से जो आवृत्तियाँ हैं वो दोस्तों समान हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वह हो रही है λ1, तो λ1 का मान 480 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो यहाँ पर ध्वनि का वेग दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये v1 है, 1440 होगी जो पानी में ध्वनि का वेग दिया हुआ है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर वायु में, तो वायु में ध्वनि की चाल आपको पता है कितनी होती है, 300। यहाँ पर देखिए 32 भी ले सकते हैं और 330 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई स्पेसिफाई तो किया नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके बाद आपको ज्ञात करना है λ2 का मान। तो जैसे दोस्तों इसमें v के बारे में बात नहीं हुई थी, तो वैसे इसमें n के बारे में बात नहीं हो रही है। तो v बराबर क्या होता है दोस्तों, n लैम्डा। तो यहाँ से v अपॉन लैम्डा आ जाएगा। तो ये तो v1 v2 मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं v1 v2, मतलब कि v1 अपॉन λ1 हो जाएगा, v2 अपॉन λ2 के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ से ये बोला जा रहा है कि जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो सेंटीमीटर में आए। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहीं पर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, या फिर आप इसको मीटर में चेंज कर ली तो यहाँ 4.8 करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में। इसको भी चेंज कर लेते हैं इजी करने के लिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अब जो वैल्यू आएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगी, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। v1 का मान दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 1440 × 100। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, क्योंकि v2 है तो v2 का मान 332 × 100 दिया हुआ है। उसके बाद λ1 का दोस्तों यहाँ पर मान 480 है, λ2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो λ2 की वैल्यू आएगी 480 × 332 अपॉन में 1440। तो इसका दोस्तों मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। तो ये कैलकुलेटर मैंने उठाया, तो यहाँ है 480 × 332, इसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद डिवाइड कितने से करना है, 1440 से। तो आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ से 1140 हो गया, 1 मिनट, 480 × 332, उसके बाद डिवाइड करना है दोस्तों यहाँ पर 1440 से। तो यहाँ दोस्तों कुछ आपका 110.6 आया, 110.67। तो देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर मैच होगा, 110.67 मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों दशमलव में तो दिया नहीं, 37 का सी नंबर है 110, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट में आपका दिया हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन। अब 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का आयतन कम हो, क्षेत्रफल कम हो, क्षेत्रफल अधिक हो, आयतन अधिक हो। तो देखिए जो पृष्ठ होता है उस पर आयतन तो होता नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्षेत्रफल होगा। अब दोस्तों जितना कम क्षेत्रफल होगा उतनी हमारी ध्वनि कम वापस आएगी, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी हमको दोबारा ध्वनि सुनाई देगी। तो क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो अब दोस्तों देखिए 39 और 40 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक कोई क्वेश्चन करा दूंगा, दूसरा आपको अपने मन से कर लेना है। सेम दोस्तों क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन है 39 नंबर, 2 आदमी बिंदु ए तथा बी पर एक समतल ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के फलक सी से समान दूरी पर हैं। मान लीजिए कोई आपके सामने पहाड़ी है, एक आदमी इधर खड़ा हुआ है, एक आदमी इधर खड़ा हुआ है, मतलब कि त्रिभुजाकार आकृति में। मान लेते हैं दोस्तों, देखिए ये पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है। उसके बाद एक आदमी दोस्तों यहाँ खड़ा हुआ है, एक आदमी इससे यहाँ खड़ा हुआ है। तो ये पहाड़ी हो गई ऊंची सी, और ये एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ। जब दोस्तों ये आवाज़ उत्पन्न करेगा तो ये पहले टकराएगी, फिर इसके पास जाएगी। तो ये दोस्तों इसमें बताना है, मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया ये। तो देखिए पहले मानते हैं कि जो आदमी एक ए बिंदु पर यहाँ है, बी बिंदु पर यहाँ है। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के फलक सी से समान दूरी पर, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ये ऊर्ध्वाधर मीनार है, ये सी बिंदु पर है। तो यहाँ से समान दूरी पर, मतलब कि जो इनके और इनके बीच की दूरी है वह समान है। ये दूरी और ये दूरी दोस्तों आपकी जो है समान है। उसके बाद
वे आपस में 600 मीटर की दूरी पर हैं। तो ए और बी की जो दूरी है वो दोस्तों कितनी दी हुई है, 600 मीटर दी हुई है। तो ये दूरी हो गई। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उनमें से एक गोली चलाता है, दूसरा सीधी आवाज़ सुनने के 1 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनता है। ये गोली चलाएगा तो ये 1 सेकंड बाद सुनेगा, ये गोली चलाएगा तो ये 1 सेकंड बाद सुनेगा। पहले सीधी सुनेगा, उसके बाद फिर 1 सेकंड बाद और सुनेगा। तो ये हो गई। उसके बाद यदि ध्वनि का वेग यहाँ पर 330 मीटर पर सेकंड है तो सी की ए तथा बी से न्यूनतम दूरी, तो जो सी से ए की होगी वही बी की होगी, क्योंकि इसके उसकी बीच की दूरी जो है बराबर होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखिए, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दूसरा सीधी आवाज़ सुनने के 1 सेकंड बाद। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपको फार्मूला होता है टी बराबर होता है 2x/v, जो आपका प्रतिध्वनि का फार्मूला होता है, प्रतिध्वनि कितने सेकंड बाद सुनाई देगी, तो ये होता है। तो यहाँ पर होता है दोस्तों कितने समय बाद सुनाई देगी। तो ये तो आपका दिया हुआ है कि 1 सेकंड बाद, यहाँ पर दोस्तों सुनने के बाद 1 सेकंड बाद सुनता है। तो ये तो हो गया दोस्तों 1 सेकंड बाद आपको प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। लेकिन उसके पहले सीधी आवाज़ भी गई है। तो सीधी आवाज़ का दोस्तों जो समय होगा, उसके बाद जो प्रतिध्वनि आने का समय होगा, दोनों को जोड़ेंगे तब दोस्तों हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो एक को मान लेते हैं दोस्तों T1, एक को मान लेते हैं T2 और 2x/v। T1 हो जाएगा जितनी देर में सीधी गई। तो सीधी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 600 मीटर है, तो 600 मीटर ये आपकी दूरी हो गई। और समय दोस्तों आपका जो होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल मान लेते हैं v, अभी v का मान रखेंगे नहीं। तो एक T1 का हो गया 600/v। अब T2 बोल रहा है कि 1 सेकंड बाद सुनाई देती है, 1 सेकंड पश्चात, तो T2 का मान हो जाएगा 1। अब 2x, x का मान ज्ञात करना है, यही दोस्तों x है, a से c की दूरी और c से b की दूरी, यही दोनों x है। उसके बाद v को इसी तरह हम अभी लिख देते हैं। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ v हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों v/2x/v, v से v कैंसिल। अब देखिए 600 और v का मान यहाँ पर आपको दिया हुआ है 330 मीटर प्रति सेकंड। तो 330 2x, इनको जोड़ेंगे हो जाएगा दोस्तों 930 2x। तो x का मान दोस्तों निकालेंगे 930/2, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 30। तो यही दोस्तों हो जाएगी ए से सी की दूरी या फिर बी से सी की दूरी। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 665 मीटर। देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो 39 का सी नंबर विकल्प है वह आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन देखिए 40वां दिया हुआ है, 2 आदमी एक समतल ऊर्ध्वाधर चोटी के फलक से समान दूरी पर, दूरी समान है, एक दूसरे 300 मीटर की दूरी पर, यहाँ 600 मीटर की दूरी पे थे। उसके बाद दोस्तों एक ने पिस्तौल से गोली दाबी, दूसरे ने सीधी आवाज़ सुनी। सीधी आवाज़ सुनी तो पहले सीधी आवाज़ सुनने का जो समय निकालेंगे 300/v, फिर +1 करेंगे, उसके प्रतिध्वनि 2x/v। तो सेम इसी तरह आप कर लेंगे, आपका एलसीएम तो उससे आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपको कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में आपको एक चीज़ याद रखनी, जो मैं भी आपको बताऊँगा। क्या दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर बादलों की जो गड़गड़ाहट रोशनी देखने के 5 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, ये 41, ये था 39। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि का वेग होता है वह होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब कहीं कहीं पर 330 भी ले लिया जाता है, तो वो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन या फिर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी जो आपके विकल्प होते हैं उनके हिसाब से होता है। तो जब आपका 332 होगा तो आप जब निकालेंगे आंसर तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आएगा, हो सकता है 330 रखने पे आपका आंसर आ जाए। तो ये तो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब दोस्तों देखिए आपका एक स्टैंडर्ड होता है, जब क्योंकि जब पृथ्वी पर होंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा नहीं ध्वनि, तो वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होती है टेम्परेचर की, वो हो जाती है 20 डिग्री सेल्सियस, उसको स्पेसिफिक मतलब कि मान लिया जाता है। वहाँ पर होती है 344.9 होती है, तो उसको 345 भी न्यूमेरिकल से में यूज किया जाता है, 345 मीटर पर सेकेंड जो ध्वनि का वेग होता है। ये ध्वनि की बात हो रही है, ध्वनि का वेग की बात हो रही है। अब दोस्तों देखिए अब 20 डिग्री सेल्सियस तो ये हो गया, तो यहाँ से एक चीज़ ये आती है कि पर डिग्री सेल्सियस जो ध्वनि का मान है वह चेंज कितना होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में ये है, तो 1 में कितना हो जाएगा, फिर 2 में कितना हो जाएगा, 3 में कितना हो जाएगा। तो दोस्तों जो पर डिग्री सेल्सियस में चेंजमेंट आता है वह आता है 0.6 मीटर पर सेकेंड का। यदि अभी 332 है तो यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो 332 में ही जोड़ देंगे। इसी तरह दोस्तों 20 का निकालेंगे तो 0.6 इंटू 20 करेंगे तो ये आएगा आपका 12। तो 332 में दोस्तों 12 जोड़ेंगे 345 आ जाएगा। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई जो ध्वनि की चाल के बारे में मैंने आपको बताया। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन में चलते हैं।
तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बादलों की गड़गड़ाहट रोशनी देखने के 5 सेकंड बाद सुनाई देती है। जो गड़गड़ाहट दिखाई दे रही है रोशनी देखने के 5 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तो ध्वनि सुनाई देती है तो लगभग कितने सेकंड बाद आपकी ध्वनि सुनाई देगी, जब टेम्परेचर आपका 0 से 20 हो जाए। तो देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो चाल है वो मैंने निकाली है। तो v दोस्तों यहाँ पर हो गई 345 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों देखिए यहाँ से आप एक चीज़ आपको ये निकालना होगा कि बादलों की दूरी कितनी है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही है क्योंकि 5 सेकेंड बाद सुनाई दे रही है। तो देखिए, तो चाल हम लोग को पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी, देखिए जो 0 डिग्री, देखिए अब आपको चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए, टेम्परेचर चेंज होने पे चाल पे मतलब दूरी पे तो उसके फ़र्क पड़ना नहीं है, क्योंकि दूरी तो उतनी रहेगी, बाद में भी टाइम चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि पता कितनी है 332, और 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर पर सेकेंड से ध्वनि को समय कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो यहाँ से आपको होता है v बराबर होता है d/t। तो d का मान निकालेंगे v × t। तो v का मान दोस्तों 332 है और t का मान 5। तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल बचेगा 1, 5 से 15, 16, 1 बचेगा 5 से 15, 16। तो 1660 मीटर हो गई बादल की दूरी हो गई। तो दूरी पता हो गई। अब देखिए आपको ज्ञात करना है 20 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि कितनी देर बाद सुनाई देगी। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे सुनाई देने के लिए क्या होगा, दूरी आपको पता ही हो गई है और चाल पता ही है। तो समय बराबर क्या होता है, t बराबर हो जाएगा d/v। तो d का मान यहाँ 1660 है और v का मान 20 डिग्री सेल्सियस पे 345 है। तो अब दोस्तों इसको भाग देंगे, देखते हैं कितना आएगा यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर भाग देते हैं 1660 में कितने से 345 से। तो यहाँ आएगा दोस्तों 4.81 सेकेंड। तो t बराबर दोस्तों यहाँ से आया 4.81 सेकेंड। तो देखते हैं जो समय है कि कौन सा राइट होगा। तो 41 का a नंबर 4.8 सेकेंड बाद, मतलब कि दोस्तों जब 0 डिग्री सेल्सियस थी तब उसकी चाल 332 थी, जब चाल 332 थी तो 1660 मीटर दूरी तय करने में समय कितनी देर बाद सुनाई दे रही थी 5 सेकंड बाद। अब जब टेम्परेचर आपका 20 हो जाएगा तो दूरी चाल ये हो जाएगी, चाल ये तो दूरी आपकी यही रहेगी, समय कितना लगेगा 4.81 सेकेंड। तो ये दोस्तों इसके कहने का मतलब ये था, दूरी तो सेम ही रहेगी, चाल चेंज होगी, समय चेंज होगा। तो यही इसमें बोलने का इसका सीधा साधा मतलब था। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, कोई बच्चा किसी शक्तिशाली पटाखे के फटने के 4 सेकंड बाद किसी खड़ी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है। तो बच्चे से चट्टान की दूरी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 0 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर होगा नहीं, क्योंकि वो नीचे पृथ्वी पर ही है, तल पर है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था स्टैंडर्ड होता है आपका एक, तो क्वेश्चन कौन सा दोस्तों 42 नंबर, एक आपका स्टैंडर्ड होता है, कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है 345 ली जाती है, क्योंकि होती है 344.9 होती है। तो इसको 344 भी ले सकते हैं, 345 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द विकल्प लेते हैं जो ऑप्शन होते हैं। तो अभी हम लोग 344 345 जो लेना होगा वो पता चल जाएगा अभी जब लेंगे। तो अब देखिए समय कितना लग रहा है कितने सेकंड बाद, तो t बराबर 2 सेकंड है। या तो यहाँ पर आपको दूरी ज्ञात करनी, तो यहाँ प्रतिध्वनि वाला फार्मूला लगाएंगे, t बराबर होता है 2x/v। तो t का मतलब क्या हुआ कि कितने सेकंड बाद सुनाई दे रही है। तो 4 सेकंड, तो यहाँ सॉरी दोस्तों यहाँ पर है 4 सेकंड। तो t बराबर दिया हुआ है 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। 2x का मान ज्ञात करना है दूरी, v का मान 345 रखेंगे, 44 रखेंगे, जब 344 रखेंगे 688 आएगा, जब 45 रखेंगे तो 690 आएगा, 690 विकल्प है नहीं तो 344 आराम लोग रख लेंगे। तो 344 रखते हैं तो 2x बराबर आएगा यहाँ पर देखिए 344 और यहाँ पर 4, तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा 344 × 2, तो ये हो जाएगा 688 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे से चट्टान की दूरी थी वह थी 688 मीटर। 688 मीटर में वह गई, उसके बाद वापस आई, तो टोटल समय कितना लग गया 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड लग गया। तो ये हो गई 42 नंबर। अब दोस्तों 43 नंबर की ओर चलते हैं। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसमें दोस्तों जो फॉर्मूला लगते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में वो आपकी बुक में नहीं दिया गया। क्वेश्चन क्या है, समान ताप पर हीलियम के घनत्व हाइड्रोजन से 4:1 का अनुपात है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस जो गामा यहाँ पर दिया हुआ है 7/5 था, हीलियम गैस का जो गामा है 5/3 है। तो में ध्वनि के वेगों का अनुपात, गामा दोस्तों यहाँ पर आपका स्थिरांक होता है।
तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है जो गामा का रिलेशन होता है, और यहाँ पर घनत्व के बारे में बात करें तो गामा और घनत्व का रिलेशन का एक फार्मूला होता है वी बराबर, यहाँ पर होता है आपका ऊपर होता है गामा, नीचे होता है आपका डी, और ये होता है अंडर रूट के अंदर। तो ये आपका एक फार्मूला होता है। तो दोस्तों इसी फार्मूले से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बराबर गामा अपॉन डी की पावर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों हीलियम के घनत्व का समानता पर हीलियम के घनत्व का हाइड्रोजन से 4:1 का अनुपात है। तो मतलब कि DHE बराबर HE अनुपात DH बराबर दिया हुआ है 4:1। हीलियम के जो घनत्व है उसका जो हाइड्रोजन का घनत्व है उसका अनुपात 4:1 है। फिर दोस्तों हाइड्रोजन गैस तथा हीलियम गैस के आपके दिए हुए हैं। तो हाइड्रोजन गैस के लिए गामा का मान दिया हुआ है H बराबर दिया हुआ है 7/5, और हीलियम गैस के लिए दिया हुआ है यहाँ पर 5/3। तो इसका रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 7/5 फिर 5/3, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 7 × 21 × 25। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर गामा H मतलब कि गामा हाइड्रोजन और गामा हीलियम का जो अनुपात आया हुआ है 21:25। तो ये रेशियो आपको याद रखना है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले निकालते हैं V का मान यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है पहले हाइड्रोजन उसके बाद हीलियम के ध्वनि के वेगों का अनुपात। तो यहाँ पर VH के लिए निकालेंगे, क्या आएगा, गामा H अपॉन DH अपॉन 1/2 की पावर 1/2। फिर VHE का निकालेंगे, गामा HE आएगा, DHE आएगा की पावर 1/2 आएगा। अब दोनों का आपस में भाग कराते हैं तो क्या हो जाएगा, VH अपॉन VHE, क्योंकि रेशियो निकालना है, रेशियो जो होता है आपका डिवाइड के पदों में होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, गामा H, गामा सही से बना देता हूँ, गामा H अपॉन DH, उसके बाद ये पावर 1/2 हो जाएगी, अपॉन में गामा HE अपॉन DHE की पावर 1/2। देखिए जब पावर नीचे भी समान है ऊपर भी समान है तो पूरे की पावर लिख सकते हैं यहाँ पर VH अपॉन VHE। जब पावर समान है तो ये पूरे की पावर 1/2 हो जाएगी। उसके बाद ये दोस्तों चौथी संख्या ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी, तीसरी जाएगी दूसरे में। तो यहाँ जाएगा गामा H इंटू DHE। उसके बाद ये है DH, ये हो जाएगा गामा HE की पावर 1/2। इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों देखिए VH अपॉन VHE, गामा H अपॉन गामा HE का मान जो है 21/5 है। मल्टीपल में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका घनत्व तो जो हीलियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए इसका अनुपात 4:1 है। तो 4/1 की पावर दोस्तों 1/2। अब देखिए पावर 1/2 है तो अंडर रूट लगा सकते हैं, तो 21/4, इधर 25 आ जाएगा। तो 4 का आपको पता है क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 2 होता है। 5 का पता है 25 का पता है 5 होता है। 21 का दोस्तों कुछ नहीं होता, तो 21 का 21 रख देंगे। तो 2/5 इंटू √21 या फिर 2√21/5। तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर राइट होगा। तो दोस्तों 43 का डी नंबर है 2√21/5, यही आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये 43 नंबर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों वीडियो देख लेते हैं कितने मिनट का हो गया एक बार। दोस्तों यहाँ पर आपका वीडियो है वो लगभग यहाँ पर आपका 29 मिनट का होने वाला है। तो इसको अभी 30 मिनट का होने में कुछ समय है, तो हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ही कम हो जाएगा अगले वीडियो के लिए। तो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि समान दूरी पर बने 20 छिद्रों वाली तस्तूरी को ऊर्ध्वाधर तल से अपने अक्ष के पैता 120 चक्कर प्रति मिनट से घुमाया जाता है। यदि हवा एक ओर से फूंकी जाए तो ध्वनि तरंगों की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए अब वह नीचे है, पृथ्वी के तल पर है, तो v का मान हम लोग क्या लेंगे 330 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर वायु में ध्वनि की जो चाल उसकी बात हो रही है। अब उसके बाद दोस्तों 120 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 120 मीटर प्रति मिनट। तो इसको चेंज करेंगे हम लोग सेकंड में, तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो 120/60 और उसके बाद मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को क्या निकल के मिलेगा, तो यहाँ से दोस्तों मिलेगा यहाँ पर देखिए 120 मीटर प्रति मिनट है, तो 1 मिनट बराबर हम लोगों ने 60 सेकंड रख लिए। तो भाग देंगे कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड, ये n का मान मीटर पर सेकंड। तो ये दोस्तों हो गया यहाँ पर जो प्रति चक्कर दोस्तों है, यहाँ पर चक्कर है और यहाँ भी चक्कर है। तो जो n का मान आया वह आया
2 चक्कर प्रति मिनट प्रति सेकेंड, 2 चक्कर प्रति सेकेंड लग रहा है। 1 सेकेंड में 2 चक्कर लग रहे हैं। कब? जब आपकी एक तस्तरी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसमें 20 छिद्र भी कर दिए, 20 छेद किए गए, तब उसका जो आपका जो n का मान होगा, आवृत्ति होगी, तब तो चेंज हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर छेद हो गए हैं। तो तब दोस्तों 20 छेदों के लिए जो आपकी आवृत्ति होगी, n का मान होगा, मान लेते हैं n डैश, तो होगा, ये हो गया 1 के लिए तो 2 × 20 कर देंगे तो हो जाएगा 40 चक्कर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया n का मान। ये पता है v का मान, लैम्डा का मान ज्ञात करना है, v बराबर n लैम्डा, तो लैम्डा का मान होता है v बटे n, तो v का मान यहाँ पर 330 है और लैम्डा का मान 40 दिया हुआ है। तो चलिए भाग देते हैं। तो 330/40, तो देखते कितना आएगा, 8.25। तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर में, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्ञात करना था ध्वनि तरंग की यहाँ पर लंबाई ज्ञात करनी थी। तो 8.25 मीटर जो यहाँ पर 44 का बी नंबर विकल्प है, राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वीडियो है 32 मिनट का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों गाइस, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है पसंद आया हो तो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।